हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल और मैं लाया हूं आज आपके लिए कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन के अंदर डिफरेंशिएशन। वैसे तो ये चैप्टर सीपीटी सीए फाउंडेशन का है, लेकिन इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो 11th 12th के अंदर भी देखने को मिलेगा और बीकॉम एमकॉम में भी देखने को मिलता है, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने को मिलेगा। इसलिए मैं जो इसमें आज थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज को ही कवर करने वाला हूं, इसलिए आपके जो भी फ्रेंड्स और रिलेटिव जो कॉमर्स लाइन से बिलोंग करते हैं उसके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, मैंने इसको बनाया हुआ है डायग्राम फॉर्मेट के अंदर, ताकि ये इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रिमेंबर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। व्हाट इज कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में ये बताता हूँ। इसको चालू करने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। ये स्टोरी है सुखीराम एंड दुखीराम के बीच में। अब सुखीराम और दुखीराम दो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो ऑलवेज क्लास के टॉपर होते हैं। आइदर दोनों में से आइदर कोई फर्स्ट होता है, कभी कोई सेकंड होता है। एक बार क्या हुआ, दोनों को एग्जाम देने जा रहे थे और एग्जाम देने से पहले दोनों ने एक दूसरे से शर्त लगा दी। शर्त क्या लगा दी कि इस बार की जो एग्जाम्स होगी वो उसमें मैं फर्स्ट रैंक लाऊंगा। दूसरा बोला नहीं, इस बार की रैंक में मेरी तैयारी अच्छी है, इसमें मैं फर्स्ट लाऊंगा। दोनों के बीच में शर्त लगती है और शर्त इस प्रकार से लगती है कि जो भी हारेगा उसको सामने वाले को 500 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। अब दोनों एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम दोनों की बढ़िया होती है, लेकिन जब दोनों बाहर आते हैं तो दुखीराम जब सुखीराम के चेहरे पे हंसी और जो कॉन्फिडेंस देखता है तो उससे वो टेंस हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरा पेपर अच्छा गया है, लेकिन लगता है इसका पेपर मुझसे कुछ ज्यादा ही अच्छा गया हुआ है। लगता है इस बार मैं ये शर्त हार जाऊंगा। ठीक है। तो और सुखीराम को दुखीराम के चेहरे पर टेंशन देख के और खुशी होती कि लगता है इसका पेपर इस बार और खराब गया हुआ है और मैं ये शर्त इजीली जीत जाऊंगा। तो इस जो स्टोरी को है हम इस चैप्टर के साथ कनेक्ट करते हैं कि वो कैसे इसके साथ कनेक्ट हो रही है। सबसे पहले कंटीजेंट कंटीजेंट के अंदर हम देख रहे हैं कंटीजेंट एसेट्स। कंटीजेंट एसेट्स क्या बोलती है? कंटीजेंट एसेट्स ये बोलती है कि कोई भी इवेंट जो पास्ट इवेंट अकर ऑलरेडी हो चुकी हो, इट इज ऑलरेडी हो चुकी हो, और जिसका एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस मीन्स क्या, जिसका एग्जिस्टेंस मतलब रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड अपॉन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट मीन्स रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो क्या कब होगा? वो डिपेंड करेगा कुछ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विच इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। अब हम इसको कोरिलेट करते हैं हमारी स्टोरी के साथ। क्या एग्जाम कंडक्ट हो चुकी है? यस। क्या एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है? नो। क्यों? क्योंकि अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो उसको क्या बोलोगे? अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। क्या वो किसी के हाथ में है? सुखीराम या दुखीराम के बीच में हाथ में है? नहीं। तो दैट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। तो क्या आप क्या सुखीलाल जिसको फुल कॉन्फिडेंस लग रहा है कि वो ये शर्ट जीत के रहेगा, क्या वो उसको ये बोल सकेगा कि नहीं ये अब मेरे 500 रुपए तुम मेरे को दे दे क्योंकि मैं जीत गया हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो क्या सुखीराम उसको अपनी एसेट्स मान पाएगा? नहीं। क्या इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर पाएगा? नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एन कंटीजेंट एसेट्स। मींस क्या, कोई भी इवेंट जो पास्ट में अकर हो चुकी है लेकिन जिसका रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी है, जो कि डिपेंड करता हो अपॉन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट व्हिच इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, तो उसको आप क्या करोगे? उसको आप मानोगे कंटीजेंट्स, उसको आप मानोगे एसेट्स, और एसेट्स को उसको मानोगे कंटीजेंट एसेट्स, और उसको आप बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं करोगे क्योंकि वो अभी आपकी हुई नहीं है। वो जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, जब तक आपके फेवर में आप फर्स्ट रैंक नहीं लाते, तब तक वो आपकी एसेट्स नहीं मानी जाएगी। वो आपको कंटीजेंट एसेट्स के तौर के रूप में ही लेनी है। अब इसको हम कोरिलेट करते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी के साथ। कंटीजेंट लायबिलिटी के साथ कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखो, पास्ट इवेंट हो चुकी है, हाँ। क्या उसका एग्जिस्टेंस है? नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो इसके अंदर विच डिपेंड अपॉन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। सेम तो दुखीलाल है,
ठीक है, उसको उसको क्या है कि उसको डर तो है कि वो हारेगा, लेकिन क्या एंड रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है? नहीं। तो क्या अभी उसको अपने जेब से पैसे चुकाने पड़ेंगे? नहीं। तो रिकॉग्नाइज, अभी वो उसकी लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो पॉसिबल इकोनॉमिक, तो इसके अंदर लाइबिलिटी के अंदर पास्ट इवेंट हो चुकी है, लेकिन एग्जिस्टेंस अभी होना बाकी है। बाकी क्यों है? क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना। अब आप देख पाओगे कि कंटीजेंट के अंदर दो भाग है। कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर पॉसिबल इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंट इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस। अब ये पॉसिबल क्या है, प्रेजेंट क्या है, चलिए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। दूसरी कहानी में कुछ ऐसा होता है कि दोनों के बीच में वापस से शर्त लगी है, लेकिन शर्त के अंदर इस बार उन्होंने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किए। उन्होंने क्या बोला कि जो भी जीतेगा तो वह जो बोलेगा सामने वाले को वो करना पड़ेगा, हारने वाले को उसको ओबे करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा कि जो भी वो बोलेगा वो सामने वाला करेगा। तो सपोज उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ये हुआ कि इवेंट अकर हो गई, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर, सॉरी, एग्जाम कंडक्ट हुई, तो पास्ट इवेंट ऑलरेडी हैपेंड, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, यहां पे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो एग्जिस्टेंस मींस रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। लेकिन अभी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अब सपोज कि दुखीलाल हार गया, तो सुखीलाल है वो क्या करेगा, सुखीलाल उसको बोलेगा कि अब जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। लेकिन क्या दुखीलाल को कोई आइडिया है कि वो क्या बोलेगा? वो उसको ये भी बोलेगा ठीक है चल तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को माफ किया, कुछ भी नहीं देना, ये तो हार जीत तो चलते रहती है, कि ये भी बोलता है चल एक आइसक्रीम खिलाते, ये भी बोलता है चल एक 500 रुपीज दे रहे। तो ऑब्लिगेशंस क्या होगा वो दुखीलाल को कोई आइडिया नहीं है। तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस। मींस क्या कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों में पास्ट इवेंट हो जाती है, लेकिन पॉसिबल इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस के अंदर इवेंट एग्जिस्ट ही, रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मींस रिजल्ट इज येट नॉट डिक्लेयर्ड। जबकि यहाँ पे एक्सिस्टेंस के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका हुआ होता है, लेकिन उसका जो पॉसिबल आउटकम है वो आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, मींस वो कितना आउटफ्लो होगा दैट इज येट नॉट डिसाइडेड। और आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल मतलब या तो उसको आउटफ्लो देना ही नहीं पड़ेगा, या आउटफ्लो इज प्रोबेबल, उसको देना तो पड़ेगा, वो उसको मालूम है कि वो सुखीलाल मुझसे कुछ ना कुछ तो लेगा, लेकिन कितना, बट रिलायबल एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। वो उसको बोल सकता है चल एक का सिक्का दे दे, 10 रुपए के नोट दे दे, 100 रुपए के नोट दे दे, 500, 1000 कुछ भी दे दे। सो आइदर आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल और आउटफ्लो इज प्रोबेबल, बट कितना दैट इज नॉट असर्टेनेबल, तो उसका कोई रिलायबल एस्टिमेट कुछ नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसके अंदर मैं वापस से एक बार फटाफट रिकैप करूं। कंटीजेंट एसेट्स पास्ट इवेंट हो चुकी है, लेकिन एग्जिस्टेंस एंड रिजल्ट वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो डिपेंड करता है अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट व्हिच इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, सो उसको अभी रिकॉग्नाइज आप नहीं करोगे। दूसरा कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर दो भाग पढ़ेंगे हम, पॉसिबल इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पॉसिबल का जहां पे एंड रिजल्ट अगर होगा वो हारा तो उसको मालूम है कि उसको कितना देना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि पास्ट इवेंट हो जाएगी, लेकिन उसका जो एक्सिस्टेंस है, उसका जो एंड रिजल्ट है अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। जब तक एंड रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नहीं है तो उसकी लायबिलिटी कैसे मानी जाएगी, तो उसको अभी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो दैट इज कॉल्ड एन कंटीजेंट लायबिलिटी। लेकिन जहां पे ऑब्लिगेशन, जहां पे पास्ट इवेंट भी हो चुकी है और उसका एक्सिस्टेंस रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है, जो मतलब कुछ भी अनसर्टेन नहीं है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद उसका जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, मतलब उसको आउटफ्लो क्या देना पड़ेगा, शायद नहीं देना पड़े या देना पड़े। आउटफ्लो इज प्रोबेबल मगर कितना देने पड़े उसका रिलायबल एस्टिमेट उसके बाद उसको कोई आइडिया नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एन कंटीजेंट लायबिलिटी। तो उसको भी आप अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है, तो दैट इज अ कंटीजेंट एसेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। अब नाउ इसके आगे एक और टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है, प्रोविजन। प्रोविजंस किसे बोलते हैं? प्रोविजंस कंटीजेंट के एक स्टेप ऊपर होता है प्रोविजंस। प्रोविजंस में क्या होता है कि पास्ट इवेंट अकर हो जाती है, उसका एक्सिस्टेंस भी हो जाता है, एक्सिस्टेंस इज आल्सो देयर, बट जो अमाउंट है, अमाउंट वहां पे आप रिलायबल एस्टिमेट कर पा रहे हो कि मेरे को अंदाज से वो मुझसे 500 रुपीज के आसपास लेगा, मे बी 500 का 400 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, क्योंकि उसने ऐसा बोला था कि मैं अगर हारूं तो मैं जीतूंगा तो 500 लूंगा। तो
उसमें क्या है, अमाउंट सर्टेन नहीं है, लेकिन रिलायबल एस्टिमेट हमारे पास है कि हम ये इतने तक अमाउंट की मेरी लायबिलिटी आ सकती है। तो यहाँ पे जब अमाउंट इज नॉट सर्टेन बट रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, तो उसको आप क्या ट्रीट करोगे, प्रोविजन, और उसको फिर रिकॉग्नाइज करोगे आप बुक्स के अंदर। और प्रोविजन के ऊपर एक और स्टेप होता है एक्चुअल लायबिलिटी, दैट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर क्या होगा, जहां पे पास्ट इवेंट भी होती है, जहां पे एंड रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका होता है, और अमाउंट भी सर्टेन होती है, अमाउंट भी सर्टेन होती है। तो उस चीज को आप क्या करोगे, कहोगे लायबिलिटी, और लायबिलिटी है तो आपको ऑफकोर्स रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट करोगे। अब इसी चीज को हम ये डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं। पास्ट इवेंट तीनों के अंदर हो जाती है, कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन एंड लायबिलिटी। ये कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर भी पास्ट इवेंट हो रही है, प्रोविजन में भी हो रही है, लायबिलिटी में हो रही है। लायबिलिटी एग्जिस्टेंस, वो एक्चुअल एंड रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है कि नहीं, तो कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर एंड रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन प्रोविजन के अंदर एंड रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, और लायबिलिटी में भी एंड रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। अमाउंट यहाँ पे जब रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी है, तो अमाउंट नॉट सर्टेन, यहाँ पे अभी पता नहीं, क्योंकि जब एंड रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब वो अमाउंट सर्टेन होगी। यहाँ पे प्रोविजन के अंदर अमाउंट सर्टेन नहीं है, लेकिन आप रिलायबल एस्टिमेट बना सकते हो, बट रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। और यहाँ पे तो लायबिलिटी के अंदर अमाउंट क्या होती है, सर्टेन होती है, और रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं बुक्स के अंदर, तो रिकॉग्नाइज इसको कंटीजेंट लायबिलिटी को नहीं करना पड़ता, जबकि प्रोविजंस एंड लायबिलिटी को आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है ये कंटीजेंट एसेट्स के रहा। कंटीजेंट एसेट्स के अंदर क्या है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम इन द कोर्ट, मींस क्या कि सपोज कि मेरी फैक्ट्री के अंदर आग लगी, मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ था, आग लगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर दिया इंश्योरेंस क्लेम पास करने से, और फिर मैं उसके लिए कोर्ट में गया और कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, मेरा टोटल क्लेम 10 लाख अमाउंट का है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 10 लाख मेरे हैं, 10 लाख इंश्योरेंस कंपनी को देने ही पड़ेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैटर कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो कोर्ट मेरे फेवर में भी दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, इसलिए ये मेरी क्या मानी जाएगी, इंश्योरेंस क्लेम मेरी कंटीजेंट एसेट्स मानी जाएगी। उसको मैं क्या करूंगा, डिस्क्लोजर इन डायरेक्टर रिपोर्ट में दूंगा, उसका फाइनेंशियल्स में कोई इंपैक्ट आने वाली नहीं है। अब कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे इनकम टैक्स मैटर, या तो जो गारंटीज वगैरह होती है, जैसे आपने देखा है कि गारंटी एक कंपनियां देती है कि 1 साल की गारंटी होगी। तो आज सपोज मैंने कोई किसी को कस्टमर को अपना गुड्स बेचा और उसको बोला कि 1 साल की गारंटी है, तो वो तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा, सपोज कि उसने वो ले गया, अब वो ये भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट 10 साल चले, ये भी हो सकता है कि वो 9 महीने में बिगड़ा है और फिर मेरे को उसको रिप्लेस करना पड़े। तो गारंटी क्या हो गई, मेरी एक प्रकार की कंटीजेंट लायबिलिटी हो गई, जो उसका एंड रिजल्ट डिपेंड करेगा ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट व्हिच इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द एंटिटी। तो और या तो अब जैसे इनकम टैक्स मैटर है, सपोज इनकम टैक्स मैटर चल रहा है, असेसिंग ऑफिसर ने कोई डिमांड रेज की और जिसको सपोज 1 लाख की डिमांड निकाली और जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, और मैं गया इनकम टैक्स अपील के अंदर मैंने फाइल कर दिया अपील। अब वो अपील मेरे फेवर में भी आ सकती है, तो वो डिमांड नील भी हो सकती है, और वो मेरे अगेंस्ट में भी आ सकते हैं, तो फिर मेरे को 1 लाख रुपए देने भी हो सकते हैं। तो दैट इज एन इनकम टैक्स अपील which is not certain, which is depend on occurrence or non occurrence of uncertain future event which is not under the control of the entity। so उस चीज को आप क्या बोलोगे, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन उसका डिस्क्लोजर जो है नोट्स टू अकाउंट के अंदर देना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने आज कवर किया कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रोविजंस एंड लायबिलिटी, तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन, तीनों के एग्जांपल्स। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।